Good morning, students. I hope you all are fine. In today's video, we will do chapter 9 from your English literature book. The name of a chapter is Stepping Out. This video is part 2 of the chapter. I hope you all have watched part 1 of the chapter, and if you have not watched, then please go and watch first part 1 and then come to part 2 of the chapter Stepping Out. So first we will do a quick recall of this chapter, what we have done in our previous video, and then we will move further on today's topic. Now let's begin our class. Stepping out. Stepping means to go somewhere. This story tells about the journey of Oliver Twist. Oliver was an orphanage since birth, spends much of his time in orphanage with too many children and too little food to eat. That means ये एक स्टोरी है एक लड़के के बारे में जिस लड़के का नाम है ओलिवर ट्विस्ट. ओलिवर एक ऑर्फनेज है. दैट मीन्स ना उसकी माँ रहती है ना उसके फादर रहते, उनकी डेथ हो चुकी रहती है. एंड वो एक ऑर्फनेज था जिसने अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम एक ऑर्फनेज में बिताया. ऑर्फनेज एक जगह होती है जहाँ पे ऐसे बच्चे रहते हैं जिनके माता पिता मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं. सो वो एक ऑर्फनेज में रहते हैं. सो ओलिवर ने भी अपना चाइल्डहुड वहीं बिताया था जहाँ पे ढेर सारे बच्चे थे उसी के जैसे, बट वहाँ पे उनको जो खाना मिलता था वो बहुत कम मिलता था. Now this story was written by Charles Dickens. So in the first introduction we have seen that Oliver was poor from childhood. जो ओलिवर था वो बहुत पहले से ही गरीब था. एंड जो उसकी मदर थी उनकी डेथ हो चुकी रहती है जब ओलिवर का जन्म होता है. दैट मीन्स जब ओलिवर पैदा होता है उसी टाइम उसकी मदर की डेथ हो जाती है. एंड किसी को भी नहीं पता रहता है कि उसका फादर कौन रहता है. Then we have seen that Oliver was sent to work in workhouse. Then Oliver को भेजा जाता है कि वो एक ऑर्फनेज में एक वर्क हाउस में जाए एंड वहाँ पे उससे बहुत ढेर सारा काम करवाया जाता था, बट उनको खाने के लिए बहुत कम मिलता था बिकॉज वहाँ बहुत ढेर सारे बच्चे थे. सो जितना पोर्शन होना चाहिए उनको खाने के लिए, जितना उनको मिलना चाहिए जिससे उनकी भूख खत्म हो जाए, उतना उनको नहीं मिलता था. उनको बहुत लिटिल अमाउंट मिलता था खाने के लिए. Then we have seen that Oliver raised his voice in orphanage that they were not getting proper food and he asked his portion of food. So it was unacceptable in orphanage. So Oliver was sent to work for Mr. Sowerberry. So एक दिन क्या होता है कि ओलिवर ने अपनी वॉइस को रेस किया. वहाँ पे उन्होंने बोला कि आप जितना मुझे खाना दे रहे हो, मीन्स ऑर्फनेज में उन्होंने कंप्लेन की कि जितना एक पोर्शन मिलना चाहिए खाने का उतना आप लोग नहीं दे रहे हो. सो वो कंप्लेन करते हैं ऑर्फनेज में, जहाँ पे जो लोग होते हैं ऑर्फनेज में उसकी इस बात को सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं. एंड देन वो ओलिवर को मिस्टर सोवरबेरी के पास भेजते हैं काम करने के लिए. मीन्स अब ओलिवर आ जाता है मिस्टर सोवरबेरी के पास उनके लिए काम करने के लिए. वहाँ पे ओलिवर की लड़ाई हो जाती है नोआ क्लेपोल से. नोआ क्लेपोल एक लड़का है जिससे ओलिवर की लड़ाई हो जाती है. एंड किस बात पे लड़ाई होती है? इस बात पे लड़ाई होती है कि नोआ क्लेपोल जो ओलिवर की मदर की कुछ बुराई कर रहा था, उन्हें इंसल्ट कर रहा था. सो ओलिवर को वो अच्छा नहीं लगा, उसने अपना टेम्पर खो दिया एंड देन वो नोआ क्लेपोल से लड़ाई करने लगा. देन फर्दर वी हैव सीन दैट ये सारे टॉर्चर्स को देख के सह के फिर ओलिवर ने डिसाइड किया वन मॉर्निंग को कि वो ऑर्फनेज को छोड़ के मीन्स वहाँ से भाग जाता है. एंड देन जब वो ऑर्फनेज से बाहर निकल आता है किसी तरीके से, देन वो सोचता है कि अब मैं लंदन के लिए जाता हूँ. बट जो लंदन था वो वहाँ से बहुत दूर था, अराउंड 60 मील्स दूर था. बट ओलिवर ने डिसाइड किया कि वो ज़रूर जाएगा लंदन. अब वो ऑर्फनेज में नहीं रहेगा बिकॉज वहाँ
उसने बहुत टॉर्चर सहा। वहाँ ना ही उनको बहुत प्रॉपर फूड मिलता था, उनको बहुत ढेर सारा काम मिलता था करने को। सो वहाँ के टॉर्चर को वो सह नहीं पाया एंड वो ऑर्फनेज को छोड़ के भाग गया। देन वो लंदन जाता है। लंदन जब वो जाता है, ना ही उसके पास फूड रहता है, ना ही वाटर रहता है, ना ही कोई पैसा रहता है। बट वहाँ पे बेगिंग करना इलीगल था कि आप भीख मांग के ये सारी चीज़ें नहीं ले सकते हैं। देन किसी तरीके से ओलिवर पहुँचा लंदन। लंदन में वो एक लड़के से मिलता है जिसका नाम रहता है जैक डॉकिंस एंड उसका निक नेम है आर्टफुल डॉजर। इस स्टोरी में डॉजर नेम बहुत प्लेसेस पे यूज़ हुआ है, सो आप इसके निक नेम को ही याद रखिए कि जैक डॉकिंस का निक नेम था डॉजर। डॉजर मिलता है ओलिवर से लंदन में एंड वो ओलिवर को ऑफर करता है लंच एंड ऑफर करता है फ्री बोर्डिंग। एक मीन्स वहाँ पे डॉजर ओलिवर को ऑफर करता है कि आप लंच खाइए, उसके लिए लंच बाय करके आता है एंड देन उसे लंच देता है ओलिवर को। एंड देन वो एक उससे ऑफर करता है कि आप मेरे साथ चलो जहाँ पे फ्री बोर्डिंग है। फ्री बोर्डिंग का मतलब है ना ही आपको वहाँ पे कोई पैसे देने हैं एंड ना ही आपको वहाँ पे कोई काम कर रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप मेरे साथ आइए, मैं एक जेंटलमैन के घर आपको लेके चलूँगा एंड उस जेंटलमैन का नाम रहता है फैगिन्स। ओलिवर जब फैगिन्स के घर में पहुंचता है, उस जेंटलमैन के घर में पहुंचता है, देन वो देखता है जो घर रहता है वो ब्रोकन रहता है, मीन्स टूटा फूटा रहता है एंड बहुत डर्टी रहता है। एंड वो देखता है कि घर के अंदर और भी ढेर सारे लड़के रहते हैं जो बहुत ओल्ड कैरेक्टर्स के रहते हैं। दैट मीन्स वो बहुत अजीब तरीके से बॉयज़ रहते हैं, उनके बात करने का तरीका बहुत अलग रहता है। एंड वो एक और चीज़ नोटिस करता है कि जो जेंटलमैन का घर रहता है, जो फैगिन्स का घर रहता है, वो फुल ऑफ हैंकीस रहता है। दैट मीन्स हर जगह पे उसे सिल्क हैंकीस दिखती हैं, हैंकरचिप्स दिखती हैं। देन वी हैव सीन दैट ओलिवर नोटिस करता है कि वहाँ के जो बॉयज़ होते हैं वो एक स्ट्रेंज गेम खेलते हैं। मीन्स उनका एक गेम रहता है, बहुत अजीब सा गेम वो लोग खेलते रहते हैं। सो उस गेम में क्या होता है कि फैगिन्स के पॉकेट्स में हैंकीस रहती हैं एंड वहाँ पे जो बॉयज़ हैं उनको उस हैंकी को उसके पॉकेट से चुराना रहता है, मीन्स स्टील करना रहता है। एंड इस तरीके से आप स्टील करो कि फैगिन्स नोटिस ना कर सके। दैट मीन्स यहाँ पे जो बॉयज़ वहाँ रहते थे जेंटलमैन के घर में, फैगिन्स के घर में रहते थे, उनको सिखाया जाता था कि आप लोगों के पॉकेट में से हैंकीस कैसे चोरी करें। सो ओलिवर भी कुछ टाइम बाद इस गेम में इन्वॉल्व हो जाता है, वो भी ये सारे गेम्स खेलना स्टार्ट कर देता है। Now let's see what is given on page number 82. One morning, Oliver obtains the permission to had so eagerly sought to go out and work on the street. Old Faggins placed him under the joint guardianship of Charlie Bates and his friend the artful Dodger. That means one morning, एक मॉर्निंग में ओलिवर को फैगिन्स परमिशन देता है कि आप बाहर जाओ एंड स्ट्रीट पे काम करो। सो ओलिवर जाता है काम करने के लिए एंड फैगिन्स यहाँ पे उसको दो लोगों के साथ भेजता है जो कि रहते हैं चार्ली बेट्स एंड उनका जो फ्रेंड रहता है आर्टफुल डॉजर। एंड ये दोनों को फैगिन्स इसलिए भेजते हैं ओलिवर के साथ बिकॉज ओलिवर बिल्कुल नया रहता है एंड ये दोनों इसके साथ जाते हैं उसके कंपेनियंस बन के, उसके गार्जियन बन के, कि जो ओलिवर को हेल्प करेंगे उसको काम करने में। सो यहाँ पे ओलिवर जाता है फैगिन्स एंड चार्ली बेट्स के साथ एज अ गार्जियन। द थ्री बॉयज सलीड आउट। सलीड यहाँ पे मतलब है वेंट आउट इन ऑर्डर टू डू समथिंग। द डॉजर विथ हिज कोट स्लीव tugged up and his hat cocked as usual, Master Bates sauntering along with his hands in his pockets and Oliver between them, wondering where they were going and what he would be instructed in first. That means यहाँ पे three boys कौन कौन से हैं? First is Oliver and the second person is Charlie Bates and the third is Artful Dodger. Then ये तीनों लोग
चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए। सो जो डॉजर है वो एक कोट पहना रहता है एंड जो उसकी स्लीव्स रहती है वो टक्ड अप रहती है। टक्ड मीन्स टू पुट अप, दैट मीन्स जो उसकी स्लीव्स रहती हैं वो अप साइड में रहती हैं। एंड जो हैट है वो एज यूजुअल जहाँ रखता है वहाँ रखा रहता है। एंड मास्टर बेस सॉन्टरिंग अलॉन्ग हिज हैंड्स इन हिज पॉकेट, एंड जो चार्ली बेट्स रहते हैं उनके दोनों हैंड उनके पॉकेट में रहते हैं। एंड ओलिवर बिटवीन देम, एंड जो ओलिवर रहता है वो बिल्कुल उनके बीच में चलता है। दैट मीन्स ओलिवर यहाँ पे बीच में चल रहा है। साइड में चार्ली बेट्स हैं एंड देन आर्टफुल डॉजर है। सो बट ओलिवर यहाँ पे वंडर कर रहा है, मीन्स ओलिवर वॉज नॉट नोइंग अबाउट द टास्क, सो ही वॉज वॉन्डरिंग। सो यहाँ पे ओलिवर को नहीं पता है कि वो लोग कौन सा टास्क करने जा रहे हैं, कौन सा काम करने जा रहे हैं। सो यहाँ पे ओलिवर बस सोचता रहता है, वॉन्डरिंग करता रहता है कि अब ये लोग क्या करेंगे। नाउ मूविंग फर्दर ऑन थर्ड पैरा, the pace at which they went was such a very lazy, ill-looking saunter that Oliver soon began to think his companions were going to deceive Fagins by not going work at all. That means यहाँ पे pace का मतलब है the pace. Pace means the speed of walking. So जो speed रहती है walking की ये तीनों लोग की means mostly चार्ली बेट्स की एंड डॉजर की जो स्पीड होती है चलने की वो बहुत लेज़ी रहती है। एंड ऐसा लगता है कि वो वॉक करें जैसे कोई बीमार वॉक कर रहा है, मीन्स उनका जो वॉक होता है वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। एंड ओलिवर को ऐसा लग रहा है कि डॉजर एंड चार्ली बेट्स आर वॉकिंग सो कंफर्टेबली दैट दे आर नॉट गोइंग टू डू द टास्क विच फैगिन्स हैज़ सेड टू डू। दैट मीन्स यहाँ पे ओलिवर को लगता है कि फैगिन्स का जो टास्क है जो उसने दिया है करने को डॉजर एंड चार्ली को एंड ओलिवर को, ये टास्क ये लोग नहीं करने वाले हैं बिकॉज ये लोग तो बस नॉर्मली वॉक कर रहे हैं। एंड वो लोग नॉर्मली इसलिए भी वॉक कर रहे थे बिकॉज उनको पता था, डॉजर एंड चार्ली बेट्स को पता था कि वो कौन सा टास्क करने जा रहे हैं। वो डेली ये सारे काम करते थे। ऑब्वियसली जब आप कोई स्टील करने जाते, चोरी करने जाते, सो जो आपकी जो वॉक होती है चलने की वो बहुत नॉर्मल सी रहती है कि किसी को भी आप पे शक ना हो। नाउ सी द नेक्स्ट पैरा। They were just emerging from a narrow court when the Dodger made a sudden stop and, laying his finger on his lip, drew his companions back again with the greatest caution. So, in these lines, who is the companions? यहाँ पे ओलिवर के कौन companions हैं? यहाँ पे उनके companions हैं डॉजर एंड चार्ली बेट्स। companions means होता है जो उनके साथ चल रहे हैं। So they were moving, means the all three boys were walking in a narrow court, and suddenly artful Dodger asked their companions to stop and be alert. That means यहाँ पे जब तीनों लोग वॉक करते हैं नैरो कोट के पास, देन सडनली अचानक से जो डॉजर रहता है वो अपने कंपेनियंस को बोलता है कि आप अभी रुक जाइए एंड अलर्ट हो जाइए। नाउ लेट्स सी व्हाट्स द मैटर डिमांडेड ओलिवर। दैट मीन्स यहाँ पे ओलिवर पूछ रहा है क्या मैटर है कि आप हम लोग को बोल रहे हैं कि अचानक से आप रुक जाओ, स्टॉप हो जाओ एंड अलर्ट हो जाओ। सो ओलिवर इज सेइंग व्हाट इज द मैटर? Shh, replied the Dodger. Do you see that old cove at the bookstall? Here, the meaning of cove means an old-fashioned term for a man. Then यहाँ पे Dodger reply कर रहा है कि आप देख सकते हो कि वहाँ पे एक आदमी खड़ा है, एक बूढ़ा आदमी खड़ा है बुक स्टॉल के पास। The old gentleman over the way asked ओलिवर। सो यहाँ पे ओलिवर पूछता है वो जो ओल्ड जेंटलमैन है जो वहाँ पे खड़ा है वही। सो यस आई सी हिम। हु रिप्लाइड दिस? ओलिवर। ओलिवर रिप्लाइड दिस यस आई सी हिम। दैट मीन्स हाँ मैं उसे देख पा रहा हूँ। ही विल डू सेड द डॉजर। दैट मीन्स यहाँ पे
डॉटर बोलता है कि ही विल डू, कौन करेगा, मीन्स ओलिवर। नाउ ओलिवर विल डू द टास्क, बट यहाँ पे ओलिवर को अभी बताया नहीं गया है कौन सा टास्क है, बट डॉटर उसे कहता है कि आप ओलिवर ही ये काम करेगा। नाउ सी द नेक्स्ट पैरा। Oliver looked from one to the other with the greatest surprise, but he was not permitted to make any inquiries, for the two boys walked stealthily across the road and slunk close behind the old gentleman towards whom his attention had been directed. Oliver walked a few paces after them, and not knowing whether to advance or retire, stood looking on in silent amazement. That means in these lines, Oliver was not aware of the task and what he is going to do. That means यहाँ पे जो ओलिवर है, जब उसे डॉटर बोलता है कि आप ये टास्क करोगे, सो ओलिवर बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है, बिकॉज उसे नहीं लगता है कि वो अकेले ही ये टास्क करेगा। एंड देन उसके माइंड में बहुत से डाउट्स आते हैं, बट वो इंक्वायरीज वो दोनों बॉयज़ से नहीं करता है, बिकॉज उसे परमिशन नहीं थी पूछने की। सो वो बस सोचता है कि मैं ये काम कैसे करूँगा, जो टास्क ये लोग मुझे देंगे कैसे मैं करूँगा, कब करूँगा। एंड सो जो ओलिवर होता है वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। एंड देन जो डॉटर एंड जो चार्ली बेट्स रहते हैं, ये दोनों वॉक करने लगते हैं उस जेंटलमैन के तरफ, एंड जो ओलिवर रहता है वो उनके पीछे रहता है, बिकॉज वो बहुत डरा रहता है एंड उसे कोई भी नॉलेज नहीं रहती है कि उसे क्या करना है। ओलिवर डू नॉट नो व्हाट टू डू, ही वॉज कंफ्यूज। सो ओलिवर को लगता है कि या फिर मैं यहाँ से चला जाऊँ या फिर मैं इस टास्क को कैसे करूँ। सो ओलिवर डॉटर एंड चार्ली के पीछे चलता है टुवर्ड्स ओल्ड जेंटलमैन। नाउ सी द नेक्स्ट लाइन। द ओल्ड जेंटलमैन had taken up a book from a stall, and there he stood reading away as hard as if he were in his elbow chair in his old study. It is very possible that he fastened himself there. Indeed, for it was plain that he saw not the bookstall, nor the stay, nor the boys, nor in short anything but the book itself, which he was reading with the greatest interest and eagerness. That means in these lines, the gentleman was standing near a bookstall. जो जेंटलमैन रहता है, जो ओल्ड जेंटलमैन रहता है, वो एक बुक स्टॉल के पास खड़ा रहता है, एंड देन वहाँ पे वो एक बुक लेता है एंड उससे निकाल के वो रीड करने लगता है। एंड वो रीड इस तरीके से करता है कि ऐसा लगता है कि वो अपने घर में आराम से बैठ के या आराम से खड़े होकर अपने घर में पढ़ रहा है, बिकॉज उस बुक में वो बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है एंड वो नहीं नोटिस करता है कि उसके आसपास कौन लोग खड़े हैं, वहाँ आसपास वो कौन सी स्ट्रीट पे खड़ा है। एंड वो पूरा ही उस बुक में खो जाता है एंड उसे वो बुक बहुत अच्छी लगती है कि वो उस बुक से अपनी नज़र नहीं हटा पाता है। सो द ओल्ड जेंटलमैन वॉज सो बिजी इन रीडिंग द बुक and he was reading as he was sitting in his home and reading the book. and जो बुक रहती है वो ओल्ड जेंटलमैन को बहुत फैसिनेट करती है एंड उसका जो इंटरेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है एंड वो उसे रीड करना स्टार्ट कर देता है। So students, the rest of the chapter we will continue in our next video. I hope this chapter is understood. So your homework for today is to read the chapter and write the difficult words in your fair English literature copy, and don't forget to write your name, class with section for your attendance. Thank you class. Be safe and stay at your home.